नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन से सबसे पहली और प्रमुख खबर रांची से, जहां रांची का रण और छात्र आंदोलन का दूसरा चरण अब आज से शुरू होने जा रहा है। अब इस दूसरे चरण के तहत छात्र किस तरीके की रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ छात्रों की तरफ से बात कही गई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर वो है पंजाब से, जहां पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही बवाल जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। अब मुख्यमंत्री मान के साथ कहीं ना कहीं कर्मचारी इस समय आमने सामने हैं। कर्मचारी की क्या कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर वो है पड़ोसी मुल्क से, यानी कि बांग्लादेश से, जहां हिंदू परिवार का मर्डर कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर जांच इस समय की जा रही है और 2 लोगों को इस समय गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आखिर इस मर्डर के पीछे क्या वजह है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ, जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर में आपको बता दें कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अब आज अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलन का आज नया चरण भी शुरू हो रहा है। छात्र आज से 24 जिलों में भर्ती सुधार यात्रा निकालेंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज से आंदोलन का नया चरण। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण इस समय शुरू होने जा रहा है और सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा अब आज से शुरू होने जा रही है। शिबू सोरेन का जो गांव है वहां से ये यात्रा शुरू होगी और खास बात यह है कि शिबू सोरेन के साथ साथ ये अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका भी ये गांव है और वहां से यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई है और झारखंड हाई कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो सीधे तौर पर आज नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट और झारखंड पर भी। लेकिन इसके साथ ही छात्रों की तरफ से एक नई रणनीति इस समय तय कर दी गई है, यानी कि 24 जगह पर वो अपनी से यात्रा को निकालते हुए नजर आएंगे। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा ये निकाली जाएगी छात्रों की तरफ से और इसके साथ ही इस यात्रा के जरिए मांग भी की जाएगी कि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के जो भी फैसले होंगे, जो सुनवाई होगी, उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण शुरू होने जा रहा है। छात्र आंदोलन एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और 24 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। 24 जिला, 24 प्रस्ताव और एक आवाज, जहां नेमरा से भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। नेमरा दरअसल वो गांव है जो कि हेमंत सोरेन का गांव है और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र महतो की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती की मांग इस समय लगातार तेज हो चुकी है छात्रों की तरफ से। छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं इसको लेकर कि इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से जांच होनी चाहिए। 24 जिलों में ये सुधार यात्रा पहुंचेगी और अपनी मांगों को रखती हुई नजर आएगी। युवाओं के बीच का जो जन समर्थन है युवाओं का, वो जुटाते हुए सभी छात्र इस समय नजर आएंगे। अपनी जो व्यथा है वो 24 जिलों तक पहुंचाएंगे और साथ ही जवाबदेही की मांग करते हुए नजर आएंगे भर्ती व्यवस्था में। रामगढ़ से लेकर रांची तक छात्र आंदोलन का ये दूसरा चरण चलेगा और इस दौरान 24 जिले में ये 24 प्रस्ताव और सीधे तौर पर जो जन आंदोलन है वो अब कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आ रही। छात्रों का आंदोलन ये दूसरा चरण है ये, और रणनीति अब एकदम अलग हो चुकी है क्योंकि अब जो सुधार यात्रा की बात की जा रही है छात्रों की तरफ से, वो सुधार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव से निकाली जाएगी। इसके साथ ही आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का क्या कुछ कहना है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है।
हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो नजर रहेगी वो झारखंड के हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रहने वाली है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। 22 परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है दरअसल हाई कोर्ट में, जहां 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक और साथ ही 17 परीक्षाएं जो हैं वो जांच के दायरे में है। सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी झारखंड हाई कोर्ट में और इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने पर सवाल उठाए गए। भर्ती रद्दीकरण पर हाईकोर्ट में आज अहम बहस होनी है, जिस पर हर किसी की नजर है, तो जिसके जरिए आज तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया का क्या भविष्य होगा और क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है। सीबीआई जांच से भर्ती धांधली का जो पूरा राज है वो क्या खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग भी इस समय और तेज हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है इसको लेकर। जेपीएससी भर्ती केस में सीबीआई जांच की मांग दरअसल लगातार की जा रही है, जहां सीजेआई सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगी। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा पर तमाम सवाल उठाए गए थे। सीजीएल परीक्षा में अनियमितताओं का भी आरोप है और साथ ही परीक्षा संचालन मूल्यांकन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। 19 अप्रैल को ये परीक्षा पर पूरा विवाद शुरू हुआ था और परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है और समयबद्ध जांच की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। तो हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह पर पूरी नजर बनी हुई है आज की सुनवाई को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही अभी तक की जांच की अगर हम बात करें, जो राज्य सरकार इस समय करा रही है सीआईडी जांच और एसआईटी, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए वो एक बार आपको बता दें। संगठित जो सिंडिकेट है वो इसको लेकर पूरा काम कर रहा था और साथ ही बीते 3 साल की अगर हम बात करें तो बीते 3 साल में अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए की उगाही करने की मामला जो है वो पूरा सामने है। इस जांच के दौरान परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ये अवैध वसूली की गई, जो संगठित गिरोह है उसकी तरफ से। प्रवर्तन निदेशालय फिलहाल इस प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हुई इस पूरे मामले में और जो पूरी मनी ट्रेल है उसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही अगर मास्टरमाइंड की हम बात करें तो टीडीपीएल का जो पूर्व मार्केटिंग मैनेजर है वही मास्टरमाइंड के तौर पर अभी तक इस मामले में सामने आया और ये जो सिंडिकेट है वो पूरा ओएमआर शीट में हेरफेर का खेल भी चलाता था। ओएमआर शीट को आधी भरवाता था और आधी खाली रखता था, जिससे कि सही जवाब उसमें भरे जा सके बाद में। और सिर्फ ओएमआर शीट तक ये पूरा खेल सीमित नहीं था, इंटरव्यू के लिए भी काफी पैसे लिए जाते थे ताकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल सके। तो ये तमाम जो खुलासे वो अभी तक हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त में जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवाकर, सीधे तौर पर जो खुलासे हुए हैं अभी तक सीआईडी की जांच में वो तो हमने बताया अपने दर्शकों को, लेकिन फिलहाल अभी आज से अगर हम देखें तो छात्रों का जो ये आंदोलन है वो और रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की रणनीति छात्रों की रहने वाली है अभी आज से? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों को लगता है कि सरकार ने जो प्रोमिसेस किए थे उस पर वो आगे नहीं ठीक से बढ़ रही है और हालांकि इन लोगों ने समय दिया था सरकार को कि 2 महीने तक अगर सरकार सीबीआई जांच की जो है वो सिफारिश नहीं करती है तो आंदोलन को किया जाएगा। तो एक तरीके से 2 महीने का डेडलाइन दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से पुतला दहन के बाद जो कार्रवाई हुई है, छात्रों की पिटाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जो झड़प हुई है, उसके बाद से छात्रों ने अब आंदोलन की रूपरेखा तय करनी शुरू कर दी है। अब देवेंद्र नाथ गुट का जो छात्र नेता है उनकी तरफ से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव निमरा से पदयात्रा की शुरुआत हो रही है और ये पदयात्रा सभी 24 जिलों से होकर गुजरेगी और फिर रांची पहुंचेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक दबाव बनाने की कोशिश अब छात्र नेताओं की ओर से भी हो रही है और दूसरी तरफ जिन छात्रों पर एफआईआर हुआ है, करीब ये जो 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी पुलिस के दौरान से लाठी डंडे चले थे, फिर झड़प हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पुतला दहन किया था। तो इस पूरे मामले में करीब 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें से कई छात्र तो ऐसे हैं जिन पे 2-2 जगहों पे मुकदमे दर्ज हुए, तो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन छात्र अब अपने आंदोलन को धीरे धीरे फिर से एक बार उग्र बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा। लेकिन गांधीगिरी का जो रास्ता छात्रों ने पहले दिन अपनाया था वही गांधीगिरी का सहारा छात्र एक बार फिर ले रहे हैं। आज से जब पदयात्रा शुरू होगी तो इसके जरिए ये कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाई जाए और जो भी परीक्षार्थी, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जिनके भी ग्रीवांसेस है, उनके ग्रीवांसेस पूरे रास्ते में, पूरे हर जिले में लिया जाए और उसको इकट्ठा करने के बाद फिर वो सीएमओ का घेराव और दूसरी तरह की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो ये चीज तो एक है। दूसरी, आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर रहने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट में आज जो परीक्षाएं रद्द किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, उन तमाम परीक्षाओं पर
किस आधार पर उन परीक्षाओं को रद्द किया है, किस आधार पर उनके जांच के आदेश दिए गए हैं और जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको किस आधार पर होल्ड किया है। इन तमाम विषयों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो मुझे लगता है कि 12-1 बजे के आसपास उस पर कुछ अहम फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पीआईएल दाखिल किया गया है कि झारखंड में जो जेपीएससी का पीटी हाल में हुआ है उसमें भारी पैमाने पर अनियमितता हुई है, सीजीएल की परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, तो इन तमाम मामलों को परीक्षाओं को रद्द करने और उनकी सीबीआई जांच को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी, इसके साथ ही दिवाकर, अगर ये तो बात रही छात्रों की और सुनवाई भी, लेकिन अभी तक जो सीआईडी जांच हुई है जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है दिवाकर? देखिए, सीआईडी जांच करीब 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरा, सरकार ने अपनी तरफ से एसआईटी का भी गठन किया है। सरकार यही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ सीआईडी के जरिए जो भी रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स को दबाने की कोशिश या उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश होगी। तो ये छात्रों का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है। लेकिन लगातार सरकार की ओर से ये कार्रवाई हो रही है। सीआईडी के जरिए करीब करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो रही है। अभय तिवारी, जिनका लगातार नाम आ रहा है, और आपको देख रहे थे छात्र आंदोलन के दौरान भी किस तरीके से छात्र उसको लेकर उग्र थे कि एक परिवार के सभी लोगों का नौकरी हो जाता है, तो उन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए कि किस तरीके से जो ये पूरा सिंडिकेट था वो काम करता था। ओएमआर सीट से लेकर जो जेपीएससी बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठते थे, वहां तक पैसे पहुंचते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है जब आगे पूछताछ होगी। लेकिन सरकार ने इस बीच एक एसआईटी का भी गठन किया है जो लोगों से पूछताछ की गई। और दूसरा, जिन परीक्षार्थियों ने जो सफलता हासिल की है, वो जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब तक करीब 38 लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है, सफल अभ्यर्थियों को, और उनसे आने वाले दिनों में पूछताछ होगी और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी, इसके साथ ही छात्र आंदोलन के दूसरे चरण में 24 जिलों को सीधे तौर पर टारगेट रखा गया है और 24 जिलों में जाकर के जो छात्र हैं वो अपनी बातें हैं, अपनी जो जरूरतें हैं वो बताते हुए ना कहीं नजर आएंगे और समर्थन भी मांगेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, आप इस खबर पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है कर्नाटक में, जहां मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। और बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन, जहां वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी हैं नागेंद्र, जिनकी गिरफ्तारी की मांग और इस समय इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्नाटक से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी और इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है। नागेंद्र की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी इस समय धरना प्रदर्शन भी कर रही है। सिर्फ इस्तीफे की मांग को लेकर के बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी है नागेंद्र और उनके इस्तीफे की मांग इस समय तेज हो चुकी है। तो कर्नाटक में सियासी हलचल इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां वाल्मीकि घोटाले को लेकर के जो नागेंद्र है, जिनको आरोपी के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है, और इस समय उनके इस्तीफे की मांग काफी तेज हो चुकी है। तो कर्नाटक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी और साथ ही मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है। तो कर्नाटक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी इस समय धरना प्रदर्शन भी कर रही है और मंत्री नागेंद्र की इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि उनके जो मांग है भारतीय जनता पार्टी की, इस मांग को कब स्वीकार किया जाता है और नागेंद्र अपना इस्तीफा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के या नहीं देते, इस पर नजर हमारी लगातार बनी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक से, जहां इस समय जो मंत्री है नागेंद्र, उनके इस्तीफे की मांग जो है वो इस समय काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। वाल्मीकि घोटाले में जुड़े हुए हैं ये रहे और इसीलिए ये उनके इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है। तो कर्नाटक से ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय वहां पर धरना प्रदर्शन भी कर रही है। हालांकि देखना ये होगा कि मंत्री नागेंद्र अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते और किस तरीके का दबाव उन पर डाला जा रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी और बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो न्यूज पंच में कर्नाटक से ये बड़ी खबर, जहां मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय तेज हो चुकी है और जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है वहां पर। तो कर्नाटक से ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वाल्मीकि घोटाले से जुड़ी हुई इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बेंगलुरु में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि मंत्री नागेंद्र अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, सरकार उनसे इस्तीफा लेती है या नहीं लेती, इस पर नजर लगातार बनी हुई है।
सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बेंगलुरु में, और हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई है बेंगलुरु से। सीधा उनका रुख करेंगे। ज्योति, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी के तौर पर नागेंद्र के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी बीजेपी दे रही है, जैसा कि हम आपके पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ज्योति, सदन प्रारंभ हुआ है, मतलब ये नागेंद्र को मंत्रिमंडल में ले चुके उस दिन से लेकर अभी तक भाजपा नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रतिभटन करते आए हैं। तो यहाँ पे आज बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में यहाँ पे भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनकी इस्तीफा को मांग कर यहाँ पे प्रतिभटन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो बीजेपी लीडर्स है और जो कार्यकर्ता है उनकी इस्तीफा की जो मांग कर रहे हैं। मतलब जब घोटाला हुआ था उस वक्त नागेंद्र ने इस्तीफा दिए थे, मतलब जब सिद्धरामैया की सरकार था उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिए थे, लेकिन जब डीके शिव कुमार की सरकार फॉर्म हुआ उसके बाद उनमें आरोप होने के बावजूद भी वो अभी बेल के ऊपर बाहर है। तो उनके खिलाफ आरोप होने के बावजूद भी अभी डीके शिव कुमार की सरकार में नागेंद्र को ले चुके हैं। तो इसी विचार को लेकर यहाँ पे जो सत्र प्रारंभ हुआ है उस दिन से लेकर आज तक बीजेपी और जेडीएस सदन के अंदर यही मांग कर रहे हैं कि जब तक आप नागेंद्र को मंत्रिमंडल से नहीं निकालेंगे हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो भाजपा यही कह रही है कि जो चोर है उनको आप क्यों मंत्रिमंडल में ले रहे हैं? चोर है, 187 करोड़ का घोटाला हुआ है जो। जी ज्योति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां अगले साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले ही सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी और सरकार के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीते कल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतोज में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, और कर्मचारियों की मुख्य मांग है OPS की बहाली और लंबित महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करना। इसके साथ ही और भी कुछ मांगे हैं उनकी। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों में इन मुद्दों को हल करने का वादा किया था, और अभी तक इस पर कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भगवंत मान कब मानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि सीएम के घर पे जो उनका गांव है वहां पर घेराव इस समय किया गया है, जिसकी 4 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भगवंत मान के गांव का घेराव करते हुए सभी कर्मचारी नजर आए, और कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ झड़प भी इन कर्मचारियों की हुई, और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? कर्मचारियों से लगातार कर्मचारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जो वादे किए थे चुनावों के दौरान उन वादों को पूरा किया जाए, जिसमें OPS और साथ ही महंगाई भत्ते से जुड़े हुए ये वादे। गुरमीत।
बिल्कुल कृतिका, लगातार ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, मगर 23 अगस्त को जो है एक बड़ा प्रदर्शन मुख्यमंत्री के गांव में हुआ और मुख्यमंत्री गांव में बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, मगर उसके बावजूद आप ये मानिए कि बड़ी संख्या में जो है वो पंजाब सरकार के कर्मचारी थे, जो कि बैरिकेड को तोड़ते हुए गांव में उन्होंने प्रवेश किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम सरकार से, मुख्यमंत्री से नाराज हैं। दरअसल ये जो लोग हैं, इनकी मांगे 4-5 मांगे घुमा फिरा कर, देखिए पंजाब में कई यूनियन बनी हुई है, उनकी वही घुमा फिरा कर मांगे, और इनकी मांगे ये है। सबसे पहली मांग ये है कि जो ओपीएस है उसको लागू किया जाए। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी और जब 2022 के चुनाव के लिए तैयारियां कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, तो उस समय बार बार ये कहा जा रहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब 4.5 से अधिक साल से अधिक का समय बीत चुका है, मगर अभी तक ये लागू नहीं हुई है। अब कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर प्रेशर बनाया जाए तो ओपीएस लागू हो जाए। दूसरा, डीए को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी वो सड़कों पर भी है, वो अदालत में भी है। तो इनकी मांग ये थी कि जो 18% पेंडिंग डीए है वो लागू किया जाए। इसके साथ ही जो 2016 से, क्योंकि 2021 में पंजाब सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि 2016 से जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है डीए वो सेंट्रल रेट्स पर दिया जाएगा, तो उसे लागू किया जाए। ये इनकी बड़ी मांग थी। इसके साथ ही इसका एरियर भी जारी किया जाए। इसमें देखिए बड़ा ही एक ग्रे एरिया ये है कि जो डीए की मांग है, अगर सिर्फ उसको देखा जाए तो पंजाब सरकार पर इसका बोझ पड़ेगा तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का। मगर एरियर अगर साथ में मिला देते हैं तो उसका बोझ मिलाकर पड़ेगा 25,000 करोड़ रुपए का, जिसके लिए पंजाब सरकार अभी तैयार नहीं लग रही है। चौथी मांग ये है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल है पंजाब में जितने भी, उनको पक्का किया जाए। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्स पर लोग रखे गए हैं उन्हें पक्का किया जाए। इसके साथ ही इनकी मांग है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, या तो उसे कम किया जाए या उसे खत्म किया जाए। दरअसल पंजाब में जितना भी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो सैलरी, जो पर्क्स मिलते हैं वो काफी कम होते हैं। आप ये लगाइए कि अगर एक पीसीएस अधिकारी भी है तो वो भी 13-15 हजार रुपए की जो है वो पर्क्स जो है प्रोबेशन के दौरान पाता है। तो इन कर्मचारियों की मांग है या तो प्रोबेशन के समय को 3 साल 2 साल से घटाकर 6 महीने या साल किया जाए, या फिर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें पर्क्स का काफी नुकसान होता है। इसके साथ ही जो पंजाब के पे स्केल कुछ एम्प्लॉय कैटेगरी में लागू करने की मांग की गई है, क्योंकि उनमें सेंट्रल के पे स्केल लागू किए गए थे। इनका कहना यह है कि पंजाब के पे स्केल पहले से, पुराने समय से काफी अधिक रहे हैं, इसलिए उन्हें लागू किया जाए। इसके साथ जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, डिपार्टमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग और मर्जर को लेकर भी इनकी डिमांड्स हैं। और कुल मिलाकर इनका यह कहना है कि अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है, क्योंकि 27 तारीख को पंजाब में कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ा बंद बुलाया गया है और इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के गांव में संदेश दिया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उन्हें देख रहे हैं या सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल गुरमीत, फिलहाल पूरे पंजाब में जो कर्मचारी हैं वो इस समय अपनी मांगों को लेकर भी अड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की करते हैं, जहां आपको बता दें कि रिटायर्ड हिंदू टीचर और परिवार के सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हां, जो हिंदू परिवार है उसकी पूरी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया और इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में हिंदू परिवार का मर्डर। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवार का ये मर्डर कर दिया गया, जहां रंगपुर शहर में बेरहमी से हत्या की गई है। रिटायर्ड टीचर, उनकी पत्नी और साथ ही उनके दो जो बच्चे थे उनकी भी मौत हो गई। बंद घर से चारों लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए और घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और हत्या के आरोप में 2 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी लगातार इसका विरोध कर रही है। वीएचपी ने आक्रोश जताया इस घटना को लेकर के और प्रदर्शन किया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई की मांग वीएचपी की तरफ से की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंदुओं पर हमले रोकने की भी अपील वीएचपी की तरफ से की गई है और साथ ही वीएचपी ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के साथ ही मानवाधिकार जो संगठन है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवार का ये पूरा मर्डर हुआ है, जहां जो रिटायर्ड टीचर हैं वो, उनकी पत्नी और साथ ही उनके 2 बच्चे, उनको निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और इस पूरे मामले में अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
निशांत, बांग्लादेश से एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई जो ये बता रही है कि हिंदू इस समय वहां पर खतरे में है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद इस समय विरोध जता रहा है और साथ ही इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। निशांत, देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से चाहे यूनिस सरकार रही हो या रहमान सरकार जो बीएनपी के नेतृत्व में चल रही है, दोनों ही सरकारों में हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसको लेकर भारत सरकार की अगर बात की जाए या विदेश मंत्रालय की बात की जाए, इनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात की गई है। और उसके बावजूद बांग्लादेश में स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर अभी की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर एक पूर्व शिक्षक के परिवार की हत्या की गई है, उसको लेकर बांग्लादेश के जो हिंदू संगठन है वो अपना विरोध जता रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना विरोध जताया और साफ तौर पर कहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की हितों की रक्षा होनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अगर सबसे ज़्यादा टारगेट पे लिया गया है तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को लिया गया है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। पहले इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने में नाकाम रही यूनिस सरकार और अब रहमान सरकार की भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो तमाम वैश्विक संगठन है जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो जरा सी बात पर तमाम देशों को कटघरे में खड़ा करते हैं, आखिर वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्यों कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं बांग्लादेश सरकार को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के विरोध मंजल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से 4-5 हिंदुओं की घर में नृशंस हत्या, और वो भी एक अध्यापक परिवार था, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ था। ये हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर निरंतर बढ़ती हत्याओं का सिलसिला आखिरकार कब थमेगा? समाचार रंगपुर से आया है, वो बेहद चिंतनीय है, निंदनीय है और सरकार के लिए भी आंखें खोल देने वाला है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है वो इस बारे में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, डीप इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपराधियों को दंड दिलवाएगी। और हम आशा करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है वो भी कम से कम अपने अपने दायित्व को निभाएंगे। और चलिए इसी के साथ अब न्यूज पंच में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां प्रकृति अपनी हरियाली से धरती को सजाती है, वहीं आधुनिक तकनीक रफ्तार के नए आयाम गढ़ती है। हरी भरी वादियों के बीच में दौड़ती हुई ये वंदे भारत जो कि घुमावदार पटरियों पर बढ़ रही है, कभी धुंध की चादर में ओझल हो रही है तो कभी फिर से मुस्कुराती हुई सामने आ रही है। आप देखिए ये वीडियो और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज पंच के